आप 12th बोर्ड की परीक्षाएं को जारी रखते हुए थोड़ा थोड़ा आप उस पर भी ध्यान देते रहिए, ताकि आगे चलकर उसमें आप मदद मिल सके। यानी आप 12th के साथ आपके दिमाग में था कि मुझे COT सीयूटी करना साथ लेके चलना है। एक सेल्फ स्टडी होता है सर, और एक होता है गाइडेंस किसी मतलब मेंटोर का, मतलब कि साथ रहता है, तो एक भरोसा रहता है और उनकी सही मार्गदर्शन में हम अच्छा करते हैं। तो मुझे डिजिटली रूप से प्रतिज्ञा बैच का एक सहारा मिला। आप जब भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं तो टॉप के कॉलेजेस को ऊपर रखें। नॉर्थ कैंपस के जितने सारे कॉलेजेस हैं, उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस। इस तरीके से आप अपने डिजायर्ड कोर्स और डिजायर्ड कॉलेज को अटेंड कर सकते हैं। 10th के बाद 11th में मैंने आर्ट्स ले रखी थी, तो फिर लोगों के द्वारा ये कहा गया कि आप आर्ट्स ले रहे हो, क्या ही कर पाओगे, साइंस नहीं लिया। तो उसके बाद 12th में सर अच्छे मार्क्स आए, उससे फिर उनके सोचने का तरीका बदला। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप हिंदी मीडियम से हैं और आप ड्यू में नहीं जा सकते हैं, बीएचयू में नहीं जा सकते हैं, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो ये केवल एक मिथक है। ये बच्चा आपके सामने और ऐसे बहुत बच्चों के उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश त्रिपाठी। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफर में रहा। इस देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सारे संसाधन हैं, जिनके पास अच्छी अंग्रेजी माध्यम का बैकग्राउंड है और जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके किसी भी विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। पर इसी के साथ हमारे देश में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कहीं यूपी के गांव में, उत्तराखंड के गांव में, एमपी के गांव में, राजस्थान के गांव में हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, जो ये सपना देखते हैं कि काश हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय में, बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में, इस तरह के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाते। तो सीयूईटी की परीक्षा जब सरकार ने घोषित की तो बहुत लोगों ने कहा कि हिंदी माध्यम के बच्चों का कुछ खास होना नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने ये ठाना कि हम इसको गलत साबित करेंगे और हमने प्रयास किया। और कुछ बच्चे जो सपना गांव में देख रहे थे, उन्होंने अथक परिश्रम किया। उसी का आज एक नायाब उदाहरण हमारे साथ है। आज मेरे साथ है वो बच्चा जो एक दूर दराज के गांव से है, कस्बे से है, और जिसने एक सपना देखा और वो सपने को उसने पूरा किया। उसकी ही जुबानी सुनेंगे उसकी सारी कहानी। तो आज हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ हैं सौरभ सिंह। कैसे हैं सौरभ? नमस्कार, प्रणाम सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया लग रहा है। यस सर। सौरभ, आपको मिला है दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज। यस सर। एक ऐसा कॉलेज जहां जाने के लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जहां से पढ़े हैं। मैं पूछूंगा अभी सौरभ से, वहां का सफर कैसा रहा, कैसे इस बच्चों को मिला, इस सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सौरभ आप बताइए कि आप कहां से हैं और आपकी पढ़ाई कहां से हुई है और अभी आप किस कॉलेज में आप पहुंचे हैं, सब कुछ बताइए। सर, मेरा नाम सौरभ सिंह है सर। मैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले के नंदाईपुर गांव का मूलतः निवासी हूं सर। मेरी 10वीं और 12वीं की सर पढ़ाई वहीं के एक नज़दीकी स्कूल सुखराजी देवी बालिका इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद मैंने सर सीयूटी का फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद मेरा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और हंसराज को आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एडमिशन हुआ है। पहले तो मैं सौरभ चाहूँगा कि आप अपने माताजी और पिताजी का भी नाम लीजिए। सर, मेरे पिताजी का नाम मनोज सिंह है और मेरी माता का नाम मीरा सिंह है। बहुत बढ़िया, हम उनको प्रणाम करते हैं और उनको भी बधाई देते हैं। सौरभ, ये बताइए कि आप प्रतापगढ़ जिले से हैं। यस सर। तो आप अभी हंसराज कॉलेज में आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है? सर, मुझे हंसराज कॉलेज में हिंदी ऑनर्स कोर्स अलॉट हुआ है। हिंदी ऑनर्स कोर्स अलॉट हुआ है। इसमें कितने पेपर्स हैं कुल? सर, इसमें सर 4 पेपर हैं। बाकी सर सैक वैक सर EVS सर एडिशनल सब्जेक्ट है। अच्छा, कुछ एडिशनल विषय? यस सर। उस पर मैं आऊँगा। तो आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं, सॉरी हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं? यस सर। और फर्स्ट ईयर में आपने अभी एडमिशन लिया? यस सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा सौरभ कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन सीयूईटी परीक्षा से हो रही है। यस सर। सीयूईटी परीक्षा के बारे में आपको कैसे पता चला और सीयूईटी परीक्षा देने का ख्याल कैसे आया और क्या आपको शुरू से लग रहा था कि आप इसको आसानी से कर लेंगे? सर, मैं एक ग्रामीण इलाके से ताल्लुकात रखता हूँ। वहाँ कई बच्चों को सीयूटी के बारे में पता नहीं था। अभी भी सर कुछ बच्चे अज्ञात है कि सीयूटी क्या होती है। 12th के शुरुआत में मुझे भी पता नहीं था सीयूटी कोई ऐसी परीक्षा होती है जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए होती है। 12th पढ़ते पढ़ते मुझे एक यूट्यूब चैनल से मुझे पता चला कि सीयूटी कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। तो फिर वहीं से सफ़र स्टार्ट हुआ। और डिजिटल इंडिया है सर आजकल, तो सर यूट्यूब में एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो आप एक अड्डा 24/7 सर, जो कि आपका चैनल है, और मुझे सहसा दिखाई दिया। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे पता चला सीयूटी के बारे में, उसके सारे प्रोसेस कैसे, क्या क्या उसकी प्रक्रियाएं होती हैं
और कौन कौन से सब्जेक्ट उसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि जो सीयूईटी की परीक्षा है वो 12वीं के बाद ही होनी है। यस सर। तो 12वीं में भी आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। Yes, sir. 12वीं का सफर आपका कैसा रहा उस पर भी थोड़ा बताइए, और वहां पर कैसे आपने इन चीजों को देखा और कैसे डिजिटली आपको मदद मिली। सर 12th की सर जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहती है, और जो सीयूटी को रहती है सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहती है। तो सीयूटी की जो परीक्षाएं होती हैं वो 12th के एग्ज़ाम के बाद होती हैं। हाँ। तो इसमें बच्चों की समस्याएं रहती हैं कि दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए। तो आप 12th बोर्ड की परीक्षाएं को जारी रखते हुए थोड़ा थोड़ा आप उस पर भी ध्यान देते रहिए, ताकि आगे चलकर उसमें आप मदद मिल सके। यानी आप 12th के साथ आपके दिमाग में था कि मुझे सीयूटी के साथ लेके चलना है। यस सर। तो इसके लिए आपने कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, कहाँ से? यस सर। सर मैंने सर सीयूटी अड्डा, प्रतिज्ञा बैच 2.0 मैंने वहाँ हिंदी मीडियम का बैच है, मैंने वो परचेस किया था और वहीं से मेरी तैयारी हुई थी। हमारे प्रतिज्ञा बैच के स्टूडेंट रहे। यस सर। उसके पहले आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे। यस सर। तो वहाँ पर आपको लगा ऐसा कि मैंने सीयूटी की तरफ हमें मुड़ना चाहिए और यहाँ से हेल्प मिल सकती है? यस सर। यूपी बोर्ड की क्लासेस सर चल रही थी, जैसे कि बुलडोज़र बाबा, सुबह की 6 बजे की क्लास थी सर, वो बहुत रोचक क्लास होती थी। नहीं, बुलडोज़र बाबा की तो जो मेरी क्लास थी उसका सारा श्रेय मैं आप ही लोगों को दूंगा। आप लोगों ने उसको इतना हिट किया कि मुझे ये प्रेरणा मिलती थी कि मैं ठंड में उठ के 6 बजे आप लोगों को कराऊं। और अब सुनता हूँ कि आप लोगों को मदद मिली तो बड़ा अच्छा लगता है सर। बहुत बच्चे इससे आकृष्ट हुए, और हिंदी सीयूटी हिंदी मीडियम अब ग्रामीण इलाकों में बहुत एक कह सकते हैं कि उसका विस्तार हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मिशन हम लेकर चले थे कि गांव-गांव तक पहुंचे, उसमें क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, आप लोग गांव में हैं, तो क्या हमारी सीयूटी हिंदी मीडियम की टीम वहां तक अच्छे से पहुंच रही है? यस सर, कह सकते हैं सर। धीरे धीरे किसी भी सर क्रांति आने में बहुत समय लगता है, तो फिर वो मसाल जल चुकी है। बस अब धीरे धीरे। बहुत शानदार। तो आपने अब मुझे आप ये बताइए कि सीयूईटी की जब परीक्षा के लिए आपने फॉर्म भरा तो आपने क्या डोमेन रखा था और क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स थे? सर मैंने 12th में आर्ट्स लिया था, तो मेरा जो लैंग्वेज था वो हिंदी लैंग्वेज था, और डोमेन्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड था। अच्छा, ओके। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा, बहुत बच्चों का टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्या सवाल उन्होंने, टीचिंग एप्टीट्यूड को एज अ डोमेन पहले तो स्वीकार किया गया? यस सर। आपने 12th में शिक्षा शास्त्र पढ़ा था क्या? यस सर। यानी जो बच्चे शिक्षा शास्त्र वाले हैं वो ये सुन लें कि अगर आपका एजुकेशन है, अगर आपका 12वीं में, तो आप अपना डोमेन सीयूईटी में टीचिंग एप्टीट्यूड चुन सकते हैं। ठीक है? यस सर। फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अच्छा, अगर आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि जो आपने 12वीं में पढ़ाई करी है जिस विषय से, वही विषय आपको डोमेन में चुनना होता है। तो अगर मान लीजिए आपने शिक्षा शास्त्र पढ़ाई की है 12वीं में, तो शिक्षा शास्त्र के नाम से सीयूईटी में कोई डोमेन नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से है। या तो आप वो ले लीजिए या आप फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए। ठीक बात कह रहा हूँ? यस सर। तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को चूज किया। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल क्या शिक्षा शास्त्र के सवालों से या सिलेबस से मैच कर रहे थे? सर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न होते हैं वो शिक्षा शास्त्र से आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं। अच्छा। लेकिन जो उसका विषय रहता है थोड़ा मतलब कि कह सकते हैं बहुत ऊंचे लेवल का रहता है। ऊंचे लेवल का रहता है मतलब, तो वो तो देखो 12वीं का जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा एनालिटिकल ही रहेगा सीयूईटी का सिलेबस। यस सर। लेकिन आपने उसको किया। यस सर। तो पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स थे ये तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। सर मेरे 84 थे, 184 200 में 184। यस सर। बहुत शानदार। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये आपने एग्जाम सारा आपका जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था एग्जाम? नहीं सर, मेरा हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सर ये ऑफलाइन हुआ था, और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। और जनरल टेस्ट भी दिया था आपने? नो सर। चूंकि क्या होता है, जिस सब्जेक्ट के फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं सीयूईटी में, अब उसके एग्जाम ऑफलाइन होने लगे हैं, और जिसके नंबर कम होते हैं, मतलब जिनकी संख्या कम होती है वो ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाते हैं। यस सर। तो आपने सीयूईटी की परीक्षा दी। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस पूरे जर्नी को बच्चे सुने कि क्या क्या फेजेस आते हैं बीच में। एक तो आप ये जरूर बताइए कि जो प्रतिज्ञा बैच था, उस प्रतिज्ञा बैच को करके एक कॉन्फिडेंस आया, आपको लगा, एक दिशा मिली कि कैसे एग्जाम में देना और एग्जाम में फायदा मिला आपको?
यस सर, एक सेल्फ स्टडी होता है सर, और एक होता है गाइडेंस किसी मतलब मेंटोर का, मतलब कि साथ रहता है, तो एक भरोसा रहता है और उनकी सही मार्गदर्शन में हम अच्छा करते हैं। तो मुझे डिजिटली रूप से प्रतिज्ञा बैच का एक सहारा मिला, और वहाँ के सर टीचर जो होते हैं बहुत हेल्पफुल रहते हैं सर, और डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस टाइम टू टाइम, उसके बाद सर प्रैक्टिस मॉक वगैरह प्रोवाइड कराते थे। जैसा कि मैं बच्चों को बार बार कहता रहता हूँ कि जब पेड बैच से बच्चा पढ़ता है तो उसको एक डिसिप्लिन में दिशा मिलती है कि वो टाइम में सिलेबस को करके और प्रैक्टिस कर ले। यस सर। तो वो आपको लगा कि वो चीज़ आपके काम आई, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा आप बताओ कि काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और काउंसलिंग से कैसे बच्चे एडमिशन आसानी से पा लेते हैं, या उनके काउंसलिंग उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना वो इम्पोर्टेंट फेज होता है आपके पूरे एडमिशन के प्रोसेस में? सर जितना कि एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम की तैयारी करना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का आपका सपना है, तो काउंसलिंग एक सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, पड़ाव है। अगर इसमें आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप इसका कोई बैकअप नहीं है, आप बाहर हो सकते हैं। तो आप पहली बार ऐसे मंच पर बोल रहे हैं, आपको नर्वसनेस लग रही है? यस सर। कैसा लग रहा है गांव से आकर, और इस तरह का आपने टीवी वगैरह में बहुत पॉडकास्ट देखे होंगे, मैं चाहता हूँ बहुत नेचुरली बताओ कैसा लग रहा है? सर जीवन में कुछ अनुभव प्रथम बार किए जाते हैं, तो ग्रामीण अंचल से चलकर पॉडकास्ट में बैठना है एक सपना था, और उस सपना का वह सपना आज साकार हुआ। मैं सौरभ यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि ये सपना तुमने खुद पूरा किया है, इसमें तुम्हारा कोई वैसाखी नहीं बना है, इसमें तुमको किसी ने ना, जिसको कहते हैं कि किसी के रहमो गरम से तुम नहीं हो। मैं मानता हूँ कि ये कोई बड़ा इंडिया का मंच नहीं है, सबसे बड़ा इंडिया का कि इसको दुनिया के सभी लोग देखते हैं, पर हाँ शिक्षा जगत में जो बच्चा तुमको देख रहा है वो जरूर इंस्पायर सर हिंदी मीडियम का एक सर्वोच्चतम स्तर, मतलब एक तरीके से शिखर कह सकते हैं कि जो अभी उन्नयन कोड की ओर उन्मुख है, मतलब कि हाँ बिल्कुल ये कह सकते हो कि हिंदी मीडियम के लिए तो एक दिल में स्थान बच्चों के हमने बना लिया है। yes, और यही मैं चाहता था कि तुम्हारी बात जाए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनिए। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप हिंदी मीडियम से हैं और आप ड्यू में नहीं जा सकते हैं, BHU में नहीं जा सकते हैं, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो ये केवल एक मिथक है। ये बच्चा आपके सामने, और ऐसे बहुत बच्चों के उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो मैं चाहता हूँ सौरभ तुम बिल्कुल फ्री होकर बात करो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अगर कुछ गलत भी बोलोगे ना, भोजपुरी भी बोलना है तो बोलो, अपने लोकल लैंग्वेज बोलना है तो बोलो, बिल्कुल बिंदास बोलो, कोई टेंशन मत लो। सौरभ मैं एक बात जरूर तुमसे पूछना चाहूंगा, तो जैसा कि तुमने ये बताया कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और काउंसलिंग में भी हमने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को गाइड किया जाए। यस सर। और काउंसलिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक तो आपका पर्सनल चॉइस का है, और दूसरा कि किस सब्जेक्ट से आपको एडमिशन मिल सकता है। यस सर। ऐसा भी होता है ना कि भाई मुझे DU में जाना है तो कोई कॉलेज मिल जाए, कोई भी कोर्स से मिल जाए, तो एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन होता है। एक कॉम्बिनेशन होता है कि भाई नहीं मुझे यही करना है। यस सर। तुम्हारे प्रेफरेंसेस क्या थे और क्या मिला तुमको? सर दो होते हैं सर, कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं, एक कोर्स को प्रायोरिटी देते हैं। आप ये प्री डिसाइड कर ले कि आपको कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है या कोर्स को प्रायोरिटी देनी है। तो सर मुझे था कि कोर्स को प्रायोरिटी देनी थी, और मुझे हिंदी ऑनर्स करना था, तो मैंने अपने कोर्स को प्रायोरिटी दी। और आप जब भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं तो टॉप के कॉलेजेस को ऊपर रखें। नॉर्थ कैंपस के जितने सारे कॉलेजेस हैं, उसके बाद साउथ कैंपस, के बाद ऑफ कैंपस। इस तरीके से आप अपने डिजायर्ड कोर्स और डिजायर्ड कॉलेज को अटेंड कर सकते हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है ये बिल्कुल एग्जाम के बाद शुरू होता है। पहले तो फरवरी में आप लोग एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, उसमें तो आप फॉर्म भरते हैं, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे जाना है, फॉर्म भर दिया जाता है। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होती है, रिजल्ट के बाद ये काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। यस सर। तो फाइनली आपको हिंदी ऑनर्स मिला, तो आपने क्या क्या कॉलेज का सोचा था, कौन कौन से कॉलेज आपके हिट लिस्ट में थे? सर मुझे दूसरा प्रेफरेंस मिला है हंसराज कॉलेज। पहला क्या था आपका? पहला सर हिंदू कॉलेज था। कोई किसी से कम नहीं है, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो कॉलेज का माहौल कैसा है बताओ, नॉर्थ कैंपस का माहौल, हंसराज कॉलेज में पढ़ के कैसा लग रहा है? सर हंसराज कॉलेज माहौल एकदम ललन टॉप है सर, बिंदास है। ललन टॉप माहौल है, बहुत शानदार। तो वहाँ कभी लगता है कि हम गांव से हैं तो हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं लगता। हिंदी मीडियम से हैं तो कोई भेदभाव हो रहा है? नहीं सर, जहाँ तक हंसराज की बात है, हंसराज की जो प्राचार्या हैं वो भी हिंदी विभाग से हैं, और डॉक्टर रमा मैम, और वहाँ के अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम से ही हैं,
और हिंदी ऑनर्स का बोलबाला कह सकते हैं कि हिंदी ऑनर्स का बोलबाला है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मतलब कि विरोधी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग हमारे एक सीनियर भी, मुझे याद है मेरे कॉलेज के ज़माने के, बहुत अच्छे प्रखर वक्ता, बहुत अच्छे डिबेटर रहे हैं, प्रभांशु ओझा भैया। यस सर। अभी वहाँ हिंदी विभाग में वो प्रोफेसर भी हैं, मैं उनको नमस्ते करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि वो हमें पढ़ाते हैं। पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे लोगों के आप टच में हैं तो निश्चित तौर पर उज्जवल भविष्य होगा। आगे क्या सोचा है हिंदी से? सर मेरा पहला प्रेफरेंस ये है कि मुझे यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। उसके बाद सेकंड बैकअप में मेरा है कि टीचिंग लाइन में। जब आप नॉर्थ कैंपस में हैं, आपको ऐसा क्या अलग महसूस हो रहा है कि हाँ भाई, ये जो चीज़ है ना, ये मेरे जीवन को सेव करने में, ये मेरे जीवन को बनाने में काम आएगी, वास्तव में ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता था? सर जब मैं 10th और 12th में गांव में पढ़ा, गांव के स्कूलों में, वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो उतनी ब्रॉड नहीं है। वो सोचने और तर्क करने की क्षमता नहीं देती। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज जैसे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे एक अलग तरीके से सोचना, उस पर अपने मत, अपने विचार और तर्क करने में ये मंच प्रोवाइड करता है। अलग अलग सोसाइटीज़ भी यस सर वहाँ पर हैं, तो आप किसी सोसाइटीज़ का अंग हैं कि नहीं? यस सर, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। मैं एनएसएस और हिंदी साहित्य परिषद, प्रस्ताव एक डिबेटिंग सोसाइटी है, और सर मोटिवेटिंग सोसाइटी उड़ान है एक। यहाँ मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस होते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है, मैंने पढ़ाई लिखाई से इतर जो कार्यक्रम हैं, जैसे डिबेट करना, पोएट्री, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, इसके अलावा मोटिवेशन, ये सारे अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं जिसका आप हिस्सा बन के अपनी रुचि के अनुसार अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। कॉलेज के बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर देश के बड़े बड़े कॉलेज से कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसका आप हिस्सा बनते हो। yes, तो इन सोसाइटीज़ में हिस्सा बनने के लिए कुछ खास करना पड़ता है? यस सर, उनके फॉर्म्स निकलते हैं, उसके आप फॉर्म्स भरने के बाद उसका इंटरव्यू होता है। तो फिर इंटरव्यू के बाद आप आगे की प्रक्रिया रहती है और चुनते हैं। तो इसमें इंटरव्यू किस तरह का होता है, मतलब क्या किस तरह के सवाल रहते हैं, या क्या उसका प्रोसेस रहता है? सर उसके सवाल राजनैतिक भी रहते हैं, सामाजिक भी रहते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी रहते हैं। जैसे कि सर मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें एक प्रश्न था। मैं चाहता हूँ सर आप भी उस प्रश्न का जवाब दें। मैं दूं? यस सर। तुमने मेरा ही पॉडकास्ट कर लिया? नहीं सर, ऐसा एक प्रस्ताव डिबेटिंग सोसाइटी, उसमें एक प्रश्न था कि क्या धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए? धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। देखो, ऐसा है ना कि धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। धर्म राजनीति पर हावी हो, धर्म के नाम पर राजनीति हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। यस सर। देखो क्या है, धर्म का मतलब क्या है? धारित धर्म, जिसे हम धारण करते हैं वो धर्म है। धर्म का मतलब केवल अगरबत्ती दिखाना, केवल नमाज पढ़ना, केवल मंदिर जाना तो धर्म है नहीं। ये तो कर्मकांडीय पद्धतियां हैं, या ये आपके रिचुअल्स हैं। धर्म ये है जिसे हम धारण करें। तो आप हवा लेते हैं, आपके जीवन का धर्म है कि आप हवा लें, जिए, आप इसको छोड़ देंगे क्या? आग का धर्म है जलाना, वो छोड़ देगी क्या? पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना, प्यास बुझाना, वो छोड़ देगी क्या? ऐसे राजनीति का भी तो एक धर्म है। वो धर्म है सबके साथ न्याय करो, सबको समानता प्रोवाइड करो। जैसे हमारा धर्म है, हमारे देश की शासन पद्धति का धर्म है कि संविधान से चले। हमारे संविधान का धर्म है कि वो धर्मनिरपेक्ष है। तो राजनीति में धर्म का कोई अंश ना हो तब तो वो निरंकुश हो जाएगी। लेकिन धर्म पर, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, लो भैया हम धर्म पे ही शासन करेंगे, तो धार्मिक अभिजनों का, धर्म गुरुओं का हस्तक्षेप रहा, सैन्य हस्तक्षेप रहा, वो कभी स्थिर ही नहीं हो पाई। यस सर। उसी का टुकड़ा होकर बांग्लादेश बना, उसने तो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहा। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, उसने धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहा। यस सर। तो धर्म राजनीति का बिल्कुल हिस्सा ना हो ये उचित नहीं है, पर धर्म पे ही राजनीति हो ये गलत है। मेरा मत ये है, बाकी विशेष विद्वान लोग इस पर अपना मत जरूर दें। यस सर। तो अच्छे सवाल हैं, इस तरह के सवाल अगर आप सर। और एक प्रश्न था सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालिए कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं कि उनको लेकर एक सवाल था, मनुस्मृति, जो कि एक चर्चा का विषय बनी रहती है। तो मुझसे प्रश्न यह था, क्या मनुस्मृति को जलाया जाना चाहिए किसी विशेष समुदाय के द्वारा? यह कहाँ तक उचित है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि धार्मिक ग्रंथों पे, धार्मिक मामलों पे धार्मिक विद्वानों को ही टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि तुमने ये सवाल पूछ दिया तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि मनुस्मृति हुआ या कोई भी धर्म ग्रंथ हुआ,
हमारी भारतीय सनातन पद्धति में तो सवाल करना, इसके अलावा असहमत होने को बहुत जगह दी गई है। यस सर। नचिकेत यमराज संवाद कौन भूल सकता है? यस सर। इसके अलावा भी बहुत उदाहरण है। शास्त्रार्थ की पद्धति रही है। तो किसी शास्त्र का विरोध होना या उस पर सवाल उठना कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर किसी धर्म ग्रंथ को जो किसी विशेष परिस्थिति में बनाई गई या उसकी व्याख्या क्या थी क्या हो गई, उसको जला देना, उसको फाड़ देना, ये एक तरह का मैं कहूंगा कि अतिरेक है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, चाहे उसमें किसके लिए अच्छाई है किसके लिए बुराई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो चाहिए। हो सकता है कि कोई ग्रंथ या कोई लाइन किसी विशेष समुदाय के लिए बड़ी हानिकारक हो, yes, तो आप इसका खुलकर विरोध कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ बात कह सकते हैं, उसके खिलाफ डिबेट्स कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। पर मुझे लगता है ये तो मैं इसको कहता हूँ ना कि ये एक तरह का जिसको कह रहे हैं कि ये सद्भाव बिगाड़ने वाली बात है कि किसी चौराहे पर किसी धर्म, अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले किसी विशेष दल के लोग चौराहे पर रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं। yes, इससे आप क्या हासिल, विरोध करने के तरीके अलग अलग हैं और व्याख्या समझनी चाहिए। यस सर। रामचरितमानस को आपने जलाया क्योंकि आपको लगता है वो दलितों के खिलाफ है। वो रामचरितमानस जिसमें राम किसी सबरी के घर जाकर वेद खा रहे हैं, वो रामचरितमानस जिसमें बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर उन्होंने आदिवासियों से संधि की, दोस्ती की, तो मुझे लगता है वो रामचरितमानस जिसको वो रामायण जिसको लिखा ही वाल्मीकि जी ने है, जिसको गुरु माना जाता है, संत माना जाता है, जो खुद जो है वाल्मीकि समाज आप जानते हैं, तो मेरे ख्याल से आप हमें अर्थ का अनर्थ न करते हुए, और अगर हम किसी चीज से असहमत भी हैं तो उसका एक रास्ता ये है कि हम उसके लिए अपनी लोकतांत्रिक पद्धति से या एक सामाजिक दृढ़ता से या एक शांत भाव से, सम्मान के भाव से विरोध करें, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जलाया जाए। मैं इससे तो कतई सहमत नहीं। ये भी आपका सवाल था आपके यस सर सोसाइटी का क्या? बहुत सही, बढ़िया है ये इस तरह के सवाल। इसी से क्या होता है कि बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। यस सर। इसी से क्या होता है कि जो सोचने की प्रक्रिया है, जो सहमत असहमत होने का जो गुण है वो आता है, विकसित होता है। क्योंकि जब हम नए युग में होते हैं तो हमको लगता है कि हर चीज को विरोध करते तो बड़ा आगे, लेकिन असहमत से सहमत होना या असहमति को भी जगह देना और समाज को एक बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखना, ये बड़े विश्वविद्यालय आपको सिखाते हैं। yes, ये बहुत अच्छी बात है। सर मेरा एक आखिरी सवाल था कि क्या वर्ण सिस्टम आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है? अच्छा ये सवाल था। यस सर। ये आपके सोसाइटी का सवाल? यस मेरे सोसाइटी का सवाल। सारा इंटरव्यू मेरा ही कर लोगे? नहीं सर ऐसा नहीं। देखो एक बार फिर से जो ये चातुर्वर्ण का सिस्टम है ना, ये कभी ये ऐसा था ही नहीं जिसे आज प्रस्तुत किया जाता है। जैसे गीता के श्लोक 4 भाग 4 अध्याय 4 श्लोक 13 में भगवान ने कहा है, खुद कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, यानी 4 वर्णों की जो उत्पत्ति हो रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये गुण और कर्म पर किए जा रहे हैं, ये जन्म पर नहीं किए जा रहे हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। नंबर 1। दूसरा, जो इस पर आने पर तो एक तो समस्या ये है कि जाति आधारित इसको कर दिया गया, दूषित हो गया। दूसरा ये बात करिए जन्म आधारित कर दिया गया, दूषित हो गया। दूसरी समस्या ये आई कि भाई इसके नाम पर भेदभाव होगा, इसके नाम पर छुआछूत होगा, ये भी एक बिल्कुल गलत समझी गई भावना है। जैसे मान लिया कहा गया कि ये व्यक्ति शूद्र है तो ब्राह्मण को नहीं छुएगा, इसका एक साइंटिफिक लॉजिक था जिसे बहुत गलत समझा गया। क्या था? आप किसी भी जात के हो, आपके घर में अगर पिताजी पूजा कर रहे हैं, आप बाहर से खेल के आ रहे हैं तो कहेंगे ना अंदर मत आना, तुम अभी शौच में तुम शुद्ध नहीं हो, कहीं कुछ गंदा लगा है, कहीं आप स्नान आपने नहीं किया है, तो आप वहां नहीं जा सकते। दूसरा देखो, दर्शन जो है वो धर्म से बहुत अलग है, अध्यात्म जो है वो बहुत अलग है। अब आध्यात्मिक रूप से अध्यात्म आपको बताएगा, और साइंस भी इसको बात को मानता है कि हर आदमी के अंदर से एक एनर्जी रेडिएट होती है, हर आदमी के अंदर से एक शक्ति एनर्जी रेडिएट होती है। जब आप एक दूसरे को छूते हैं, हमारे संस्कृति में कभी एक दूसरे के पैर, एक दूसरे को गले लगाना या बहुत हाथ मिलाना नहीं था, नमस्कार था, क्योंकि हम एक दूसरे को जब छूते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर। अब कोई व्यक्ति मान लो अनुष्ठान में 12 घंटे से बैठा हुआ है, उसने एक एनर्जी बनाई है, वो शुद्धता से बैठा है, और कोई व्यक्ति अगर कहीं से काम करके आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, वो आकर अगर उसको छू देगा या उस पूरे स्थल को छुएगा तो हो सकता है अशुद्धता है, इसलिए क्यों किसी जाति का है, वो उसका ही बेटा हो तो क्यों ना, ब्राह्मण का ही बेटा अशौच है तो वो नहीं छुएगा जाकर। ये जो परंपरा थी उसको ऐसा बना दिया गया कि नहीं, ब्राह्मण को दूसरे जाति के लोग छुएंगे ही नहीं, जो बिल्कुल गलत है। तो वर्ण का जो सिस्टम था वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था, जिससे गलत रूप देकर उसको दूषित भी किया गया। और अब जो रूप दिया जाता है कि नहीं हम ऊंचे होंगे, तुम छोटे होगे और तुम छुआछूत होगे, तो कतई खराब है। पर जिस समय जो उसको गीता में कहा गया है, जो हमारे परंपराओं में था, उस समय वो एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में बनाया गया, उसका गलत दुरुपयोग और गलत अर्थ में समझकर उसको दूषित कर दिया गया। मेरा इस पर यही टेक है, और बस मेरा इंटरव्यू बंद करो, मुझे आपसे कुछ और पूछने दो। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे ये सवाल बड़े रोचक लगे और बहुत अच्छा है।
मैं आखिरी में यही पूछूंगा कि इस पूरे जर्नी में कभी कोई दिक्कत आई, कभी ऐसा लगा कि मैं हिंदी मीडियम का गांव का बच्चा हूँ, पता नहीं दिल्ली में जा पाऊंगा कि नहीं, आर्थिक पारिवारिक कोई समस्या कभी लगी? यस सर, जैसा कि सर जीवन दुखों से परिपूर्ण होता है, तो सर 12th में 10th के बाद 11th में मैंने आर्ट्स ले रखी थी। तो फिर लोगों के द्वारा ये कहा गया कि आप आर्ट्स ले रहे हो, क्या ही कर पाओगे, साइंस नहीं लिया। तो उसके बाद 12th में सर अच्छे मार्क्स आए, उसके फिर उनके सोचने का तरीका बदला। उसके बाद COT का फॉर्म भरा, तो फिर भरते हुए सर ये परिवार की तरफ से ये परेशानी रही कि वहाँ अगर कहीं शिफ्ट हो जाएगा तो फिर उसका रहने का खर्चा खाने का खर्चा। मैं जानबूझ के पूछ रहा था ये बात, क्योंकि यूपी बिहार के बच्चों की बड़ी परेशानी है। हाँ। तो फिर वो दिक्कतें रही। उसके बाद फिर एक 12th के बाद एक बच्चा घर से दूर जाता है, तो फिर माँ के नज़रों से दूर जाता है, तो फिर ये रहता है कि ये काफ़ी समस्याएं रहती हैं। और फिर साथ में मेरे माता पिता बहुत सपोर्टिव थे और कुछ दोस्त थे, और मैं नाम लेना चाहूँगा। मेरे विद्यालय की मैम रही हैं 2 मैम, एक मेरी प्रिंसिपल मैम थी साधना ओझा मैम, और एक मैम थी सची तिवारी मैम। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा साथ दिया। जो भी मुझे, जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील होता था, वो मुझे मोटिवेट करती थी, उनका बहुत सहयोग है। चलिए, मैम की जो सपोर्ट है उससे आप यहाँ तक हैं, आगे आप और बड़े बड़े स्तर पर पहुँचकर उनका नाम ऐसे ही लेते रहेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है। तो कुल मिला के आप बच्चों को ये कहेंगे ना कि हो जाएगा? यस सर, हो जाए। कोई ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों का दिल्ली विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बीचू किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। तो आप सुन लो, ये आर्ट्स का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा आपके लिए कह रहा है, तो कोई दिमाग में अगर शंका हो तो उसे निकाल दो, और मुझे ख्याल से अगर सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में तैयारी की जाए तो पहुंच सकते हैं। और नित्य नूतनता किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए अति आवश्यक है। तो रोज नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़, इनोवेशन चीज़ों की प्रयास करते। यस सर, ये सीखना चाहिए। लग रहा है कि हिंदी के ऑनर्स का बच्चा बैठा है। बहुत बढ़िया सौरभ, आपसे बातें तो पूरे दिन हो सकती है, लेकिन मैं चाहता था कि आप अपनी जर्नी बताकर, अपने कॉन्फिडेंस को बताकर बच्चों को ये यकीन दिलाएं कि बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं। यस सर। आप तो मेरे साथ हम लोगों के चैनल पर भी जुड़े रहे, पेड बैच में भी जुड़े रहे, तो तुमसे अक्सर बातचीत होती रहती थी। आज अच्छा लग रहा है कि हमारा हिंदी मीडियम का जो प्रयास है, वहाँ से एक जो गुलदस्ता बना है DU में, उसमें एक फूल तुम भी हो। और हम लोग आगे जब भी सक्सेस स्टोरीज की बात करेंगे तो इस पहले बैच की ज़्यादातर बात करेंगे। पिछली बार भी बच्चे गए थे पर ज़्यादा नहीं गए थे, पर इस बार तो धूम मच गई है। तो सौरभ, तुम्हें आगे के जीवन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ऐसे ही अपना नाम रोशन करते रहो, और हिंदी मीडियम के बच्चों के तौर पर ये साबित करते रहो कि तुम कहीं भी सक्सेस हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया।